व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होना, ठीक है, उल्टा। इसे ध्यान से पढ़ना कि थोड़ा तभी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मैंने आपको एक संकरण और दूसरे संकरण पढ़ा चुका हूँ, उनमें से उन्हें जरूर तैयार करके जाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि उनमें से आपका एक क्वेश्चन मतलब दोनों में से एक नियम जरूर लाना है। दूसरे संकरण या एक संकरण में से एक जरूर लाना है, आपके एग्जाम में 100% आना है, ठीक है। इसलिए आप उसे बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि चैप्टर 5 में वो दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब आता है व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। मेंडल ने एक बार जो लंबा पौधा उसे तो मान लिया नर, ठीक है, किसे, लंबे को तो मान लिया नर, तथा जो बौना पौधा उससे मान लिया मादा, मानकर संकरण कराया, लेकिन इनका उल्टा लंबा जो फिर क्या हुआ, जब इनका संकरण करा दिया फिर इनका उल्टा कराया, लेकिन इसका उल्टा, ठीक है। पहले यहाँ पे तो माना था लंबे को नर, फिर यहाँ मान लिया लंबे को मादा, तथा बौने को मान लिया नर, और यहाँ पे बौने को माना था मादा, ठीक है ना। बौने को नर मानकर संकरण कराया तो दोनों में लंबा पौधा ही मिला, इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित करता वो लंबा पौधा प्रदर्शित करता, मतलब जो भी होगा वो लंबा ही पौधा बनेगा, ठीक है ना, छोटा पौधा नहीं बनता, जो बौना पौधा वो नहीं बनता, वो लंबा ही पौधा बनता। अब देखो, इसे तो मान लिया हमने सादा, ठीक है ना, जैसा होता है व्युत्क्रम संकरण, तो इसे हमने मान लिया जनक, लंबे को मान लिया हमने नर, बौने को मान लिया हमने मादा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तब इनका संकरण आपस में कराया तो आप देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब आपस में संलयन कर लेते हैं तो हमें यहाँ लंबा पौधा मिलकर तैयार हो जाता है। अब इसका हमने यहाँ पर उल्टा करा दिया, इसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बनाया एग्जाम्पल। अब हमने इसे यहाँ उल्टा करा दिया। अब हमने मान लिया जो जनक है उससे मान लिया लंबे को तो मान लिया हमने मादा, और बौने को मान लिया हमने नर, ठीक है। जो बौना है उसे मान लिया नर। जब कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनका संलयन होता है, जब इनका संकरण होता है आपस में, तो लंबा पौधा मिलता है, इसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी कहते हैं। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण, मतलब दोनों ही नियम कराने पर क्या होता है, हमें लंबा पौधा प्राप्त होता है, मिला, इसे ही व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा इसमें पूर्वज या प्रतीप संकरण क्या होता है, ठीक है। जब लंबा पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का संकरण उसके पूर्वज से कराते हैं तो इसे पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक लंबा और एक बौना पौधा, कैपिटल कैपिटल स्मॉल टी, जब इनका संकरण यहाँ पर होता तो हमें कैपिटल और स्मॉल टी प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने इसी चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है हमारा यहाँ, हमने इसे ही यहाँ पर जो संलयन हुआ था उसे हमने यहाँ पर संकरण के लिए रख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल टी। तो इन्हें आधा आधा बांट लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इन्हें आधा आधा बांट लेते हैं। जब हम इन्हें आधा आधा बांट लेते हैं तब हम इनका संकरण कराते हैं आपस में, ठीक है। तब हम इनका संकलन कराते हैं तो आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें 50% लंबा है और 50% बौना, और इनका ही संकलन हम अगर हम इनके पूर्वज के साथ करा दें तो हमें यही चीज़ प्राप्त होती है। जैसे आपने लंबा और बौने का संकलन कराया आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुई, तो हमने कैपिटल और स्मॉल टी और कैपिटल टी करा के इनका संकलन हमने आपस में करा लिया। तब उनका संकलन कराते हैं आपस में तो आपने देखा हमें वही चीज़ प्राप्त होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी, तो हमें क्या होता है, यही चीज़ हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसे ही हम पूर्वज या प्रतीप संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण क्या होता है। अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे को जीनोटाइप ज्ञात करना ही परिरक्षण संकरण कहलाता है। जैसे ये हमारा अज्ञात है कैपिटल टी स्मॉल टी, तब हम इनका संकरण आपस में कराते हैं, ठीक है। तब हमने इनका संकरण आपस में करा लिया तो हमें सबले ही पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, हमें सबले ही पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। कि हमारी F1 पीढ़ी है, ठीक है। क्या है हमारी F1 पीढ़ी है, तो हमें क्या होता है यहाँ पर सबले ही पौधे
लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन हमने अज्ञात मान लिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी से यहाँ पर इनका संकलन कराया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें 2 पौधे तो यहाँ पर लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 2 पौधे हमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बौने प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कोई भी पता नहीं कर सकता है क्या लंबा पौधा होगा या बौना पौधा होगा, जैसे नर और मादा के अंदर होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है आप उसका ये पता नहीं लगा सकते नर है या मादा है। जैसे पॉइंट लिखे मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ पर 2 हैं पॉइंट आपके लिए। अगर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हों तो उसका जीनोटाइप टीटी होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लंबे प्राप्त हों तो इनका जीनोटाइप जो होगा वो टीटी होता है। यदि 50% ठीक है लंबा तथा 50% बौना प्राप्त हो तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है, यहाँ पर 50% क्या है, यहाँ पे लंबा 50% बौना है। इसे ही हम परीक्षण संकरण कहते हैं। उसके बाद है आपका एक मेंडल के नियम से विचलन। ठीक है, क्या है, मेंडल के नियम से विचलन। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 है आपका अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है आपका बहुविकल्पता, तीसरा आपका सह प्रभाविता। नंबर 1 है अपूर्ण प्रभाविता। क्या होता है, जो मेंडल के नियम का पालन ना करे उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, क्या, जो मेंडल का जो नियम है अगर उसका पालन ना करे तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मीठी मटर तथा गुलाबास का पौधा। ठीक है, क्या, मीठी मटर तथा गुलाबास का पौधा। इसके अंदर हम जानते हैं अब मैं आपको इसका मीठी मटर का एग्जांपल दे देता हूँ और इसका करा के। जैसे हमने मान लिया जनक लाल और तथा सफ़ेद, ठीक है, मेल, और इसे हमने मान लिया फीमेल। ये तो होगा पुरुष और ये होगा आपका मादा। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखा है कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना। तब इनका आपस में जब इनका संकरण कराते हैं तो आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। तब इनका आपस में संलयन होता है। कैपिटल और स्मॉल टी का जब आपस में संलयन हो जाता है तो आप देखेंगे उनके अंदर क्या होता था। मतलब जो सादा मटर थे वो अब जो मतलब कैपिटल टी है या जैसे कि स्मॉल आर है तो स्मॉल आर क्या होता था, तो वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता था। ठीक है, क्या था, अपना लक्षण वो प्रदर्शित करता था। जो था वो कैपिटल वाला वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता था, लेकिन जो स्मॉल वाला है ये या अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता था, तो हमने इसे लंबा माना। लेकिन मीठी मटर में क्या होता, अपूर्ण प्रभाविता में, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था लाल और सफ़ेद। जब इन्हें आप आपस में मिक्स करेंगे रंग को तो क्या होता है, ना ही तो कि लाल रहता ना ही सफ़ेद रहता, तो ये गुलाबी बन जाता। ठीक है, क्या क्या बन जाता, गुलाबी बन जाता है। मतलब ना तो ये लंबा होता ना ही ये बौना होता, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दूसरी है बहुविकल्पता। क्या होती है, मानव रुधिर वर्ग में जनक कलरलैंड स्टीनर ने हैं। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी ओ, और इनके निर्धारित करने के लिए जीन आई जिम्मेदार होता है। जी आई 3 प्रकार के होते हैं, आई ए, आई बी, ठीक है, और आई। जो आई ए और आई बी है ये आपके प्रभावी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको आप देंगे जब मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था उसमें प्रभावी और अप्रभावी मैंने आपको समझाए थे। ठीक है ना, तो ये प्रभावी होते हैं तथा आई क्या होता है, ये अप्रभावी होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अप्रभावी होते हैं। अब यहाँ क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर आई ए और आई ए, तो ये यहाँ प्रभावी है। ठीक है, यहाँ पर उसमें क्या हुआ था, जो प्रभावी होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, जैसे आई बी तो यहाँ पर बी होगा, जैसे आई बी और आई, तो यहाँ पर ये प्रभावी आई बी, तो यहाँ पर इसने अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया बी। जैसे आई तो यहाँ पर आपने देखा इसमें ए प्रभावी है तो इसने अपना यहाँ पर लक्षण क्या हुआ, यहाँ प्रदर्शित कर दे। जैसे आई ए और आई बी, तो यहाँ पर दोनों ने ये भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया। अब जैसे आई ए, ठीक है, ये अप्रभावी है तो हम इसे ओ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे, हम इसे ओ से प्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम बहुविकल्पता कहते हैं। सह प्रभाविता क्या होती है,
जब दो जीन आप अपना लक्षण साथ साथ में प्रदर्शित करते हैं तो सहप्रभावी कहलाता है। जैसा अभी मैंने आपको बहुविकल्पता में जो पढ़ाया था, आई ए और आई बी तो दोनों ही अपना लक्षण यहाँ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे आई ए और आई ये दोनों ही प्रभावी हैं, जबकि अपने दोनों लक्षण प्रदर्शित करेंगे ए बी, तो इसे ही हम सहप्रभाविता कहते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बहुविकल्पता में पढ़ाया था, एग्जाम्पल था आपका 1 2 3 4, आपका 5वां एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें 6 एग्जाम्पल है, अभी देख लेना आप वीडियो को पोस्ट करके पीछे। इसमें जो 5वां है आपका सबसे नीचे से ऊपर वाला आई ए और आई बी, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी दोनों ही प्रेजेंट करते हैं, इसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है लिंग निर्धारण में क्रियाविधि, ठीक है। अब ये क्रियाविधि कैसे होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ठीक है। क्या होते हैं, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं। और दो गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जिससे मादा और पुरुष डिपेंड होता है, ये मादा है या नर है, ठीक है। 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे नर में जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं मेल में, ठीक है। क्या होते हैं, ये एक्स वाई होते हैं। जो मादा में होते हैं ये फीमेल में ये एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। इसके नीचे आपको गुणसूत्र दोबारा लिंग निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक्स वाई एक्स एक्स गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण मनुष्य तथा डोरोफिला मक्खी में होता है, ठीक है। किसमें होता है, डोरोफिला मक्खी में होता है। जैसे जनक मान लिया हमने, मादा है और हमारा नर है, ठीक है। मादा एक्स एक्स है, नर हमारा एक्स वाई है। तब हमने इन्हें यहाँ अलग अलग कर लिया, एक्स 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 वाई। तब उनका यहाँ संकरण कराते हैं, तो यहाँ जैसे एक्स के एक्स से कराते हैं तो एक्स एक्स, फिर हम एक्स का वाई से कराते हैं तो एक्स वाई, फिर एक्स के एक्स से होता है तो एक्स, फिर आपका एक्स वाई से होता है तो हमारा एक्स वाई, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मादा बने है नर, यहाँ मादा है नर, तो यहाँ पर आपने देखा 2 नर और 2 मादा, तो कोई कह नहीं सकता यहाँ 50% मादा 50% नर बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, यहाँ 50% नर तथा 50% मादा है, तो यहाँ कोई कह नहीं सकता का नर पैदा होगा या मादा पैदा होगी। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जैसे हमने दूसरा, एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो, जो कि जीरो है ये अनुपस्थित है, ठीक है। क्या है, अनुपस्थित। मैंने इसे यहाँ जीरो खाली समझाने के लिए रख लिया, ये अनुपस्थित है। गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये किस किस में होता है, ये टिड्डी खटमल आदि में होता है। किस किस में होता है, टिड्डी और खटमल आदि में होता है। जैसे मादा में एक्स एक्स, नर में एक्स जीरो, ठीक है। तब हम इनका संकरण कराते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे 50% नर और 50% मादा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 50% नर था तो 50% जो मादा है, तो यहाँ भी कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक है। क्या है, यहाँ पर टिड्डी और खटमल में भी कोई पता नहीं लगा सकता कि नर है या मादा है। ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आपको गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, ठीक है। जैसे ZW ZZ में गुणसूत्रों द्वारा, ठीक है। ये किस में होता है, ये मछलियों कीटों में होता है। एग्जाम्पल जैसे कीटों, मछलियों, सरीसृपों में आदि में होता है। जैसे जनक मान लिया हमने ZW और ZZ, जैसे कोया, ठीक है, कौवा, ये कौवे के अंदर होते हैं अक्सर, ठीक है ना। किसके अंदर होते हैं, ये कौवे के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जब ये कौवे के अंदर होते हैं तब हम इनका संकरण आपस में कराते हैं, तो यहाँ भी नर मादा मिलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये यहाँ पर नर मादा होते हैं। तो यहाँ भी कोई पता नहीं लगा सकता का नर है या मादा है। इसे हम तीसरा बोलते हैं गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। कीटों, मछलियों तथा सरीसृपों में आदि में इसे ही हम कहते हैं गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण कहते हैं। ये आपकी तीसरी विधि थी। अब आता है आपका मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस 2-3 चीज़ें समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक है। ये द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि, ठीक है। इसमें द्विगुणित भी होती है, अगुणित भी होती हैं।
अब आप ये देखेंगे कि मैं आपको लिख के नहीं समझाया, डायरेक्ट नहीं समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। जिससे बच्चे कहते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, क्या पढ़ाया पता नहीं क्या नहीं। जब वीडियो छोटी होती है तो खाली बस आपको समझाना ही तो होता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। जैसे हमने यहाँ मधुमक्खी में 3 प्रकार की होती है लगभग। श्रमिक मधुमक्खी, दूसरे रानी मधुमक्खी, तीसरी आपकी नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है ये टू एन होती है, ठीक है। इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, ये द्विगुणित होती है, ठीक है। क्या होती है? ये द्विगुणित होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है ये भी द्विगुणित होती है, ये भी 2n होता है। जो नर या ड्रोन मधुमक्खी जो होती है ये आगुणित होती है, ठीक है। ये खाली एन होता है, ठीक है। क्या होती है? आगुणित होती है, ठीक है। होती है आगुणित होती है। अब देखो, जो कि रानी मधुमक्खी है और जो कि तुम्हारी ड्रोन मधुमक्खी है ये आपस में संलयन कर लेती हैं, ठीक है। क्या क्या कर लेती हैं? ये आपस में संलयन कर लेती हैं दोनों मधुमक्खियाँ। देखो अब, जैसे जो कि आपकी रानी मधुमक्खी थी, ठीक है। जो आपकी रानी मधुमक्खी है मादा, ये 2n है। और ड्रोन क्या है? आपके नर या ड्रोन मधुमक्खी ये आपकी n है, ये आगुणित है, ठीक है। जो कि टू एन है, इसमें अड़सूत्री विभाजन हो जाता है तो यहाँ पर आपकी खाली n बचता है, ठीक है। आगुणित हो जाता है। अब जैसे ड्रोन जो कि आपके ड्रोन है नर, ये भी इसमें भी समसूत्री, इसमें अर्धसूत्री होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ भी कि n बन जाती है। तब इनका आपस में जब यहाँ संलयन होता है दोनों का तो यहाँ पर 2n और 2n बन जाते हैं। यहाँ पर एक रानी मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी बन जाती है। इन दोनों में से श्रमिक मधुमक्खी कौन सी है और रानी मधुमक्खी कौन सी है कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक है। वो होने का, लेकिन अब जो होती है आपकी, जो सबसे मेन होती है क्या, अब आपकी इसमें ड्रोन मधुमक्खी कैसे बनती है, ठीक है। आपकी श्रमिक मधुमक्खी तो ऊपर वाली बन गई और आपकी इसमें रानी मधुमक्खी बन गई। अब के श्रमिक, जो कि आपकी श्रमिक मधुमक्खी है ये कैसे बनेगी? नर या ड्रोन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा गलत बोला, जो कि नर या ड्रोन मधुमक्खी ये कैसे बनेगी? जो कि आपके रानी मधुमक्खी है ये बिगर निषेचन के ही, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करके बिना निषेचन के ही ये अनिषेक करके यह ड्रोन मधुमक्खी बना लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है? ड्रोन मधुमक्खी बना लेती है। इसे ही हम मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे ही हम मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण कहते हैं।